Good evening, everyone. How are you all? So, this is your ninth module of finance training. Uh, that is on the topic of stock market instruments. Further topics of stock market जो हमने previous session में cover किए थे. Before starting this session, if you have any doubt in previous session, please let me know and clear all. You can text also. So, no doubt. And what about the activity? जो हमने प्रीवियस सेशन में एक एक्टिविटी करनी थी जो नेक्स्ट 5 days के लिए थी, क्या आप कर रहे हो? स्टिल वर्किंग ऑन इट और नॉट? वेरी गुड. सिर्फ 5% के रिप्लाई हैं यहाँ पे, बाकी नहीं कर रहे. मुझे एक्सक्लूड करके 19 पीपल है यहाँ पे. आई वांट 19 रिप्लाई. सो लेट्स स्टार्ट योर सेशन. एंड अगर कोई भी वॉइस का इशू आएगा तो देन आप बीच में बोल सकते हो. सो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? स्टॉक मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? बेसिकली स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड. ठीक है, जो इन्वेस्टर्स जिसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, हेजिंग करते हैं एंड मैनेज करते हैं रिस्क को. ठीक है. बहुत लेट तक ज्वाइनिंग करते हो. इट्स 7:20 और अभी ज्वाइन कर रहे हो. ठीक है, तो मैं 7 to 8 minutes है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हो. मैं भी 7:10 तक वेट करती हूँ कि सब ज्वाइन कर ले, देन स्टार्ट करती हूँ. लेकिन 7:20 हो गए हैं तो ये बहुत ज्यादा लेट हो जाता है. सो स्टॉक मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने के लिए या फिर रिस्क मैनेज करने के लिए, मार्केट में स्टेबल रहने के लिए, प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं.
हम स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टॉक्स, इसमें इक्विटी के बारे में बताया है कि कॉमन स्टॉक्स कौन से हैं, प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से। ये वाले पॉइंट्स प्रीवियस सेशन में भी हमने किए थे कि कॉमन स्टॉक्स जो कंपनी के ऑर्डिनरी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिसको इक्विटी शेयर होल्डर स्टॉक भी बोल सकते हो, जो जिन शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं उनको एक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स प्रोवाइड की जाती है। कंपनी के एज अ ऑनर ही हम उनको ट्रीट करते हैं, ऑनर जो शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड द प्रेफर्ड स्टॉक, जिनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है, उनको कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पहले डिविडेंड मिलता है एंड लेवल ऑफ डिविडेंड हाई होता है, लेकिन उनको कोई भी वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज करने की वोटिंग होती है या कुछ और कोई भी पॉइंट होता है उनका, तो वो उसमें अपना कोई ओपिनियन या उनको कोई इंटरफेयर करने का राइट नहीं होता। तो दिस इज अबाउट द स्टॉक। नाउ व्हाट इज द बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। एनीवन जो बताएगा बॉन्ड्स का मतलब क्या है? मैम बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। यस राइट। तो स्टॉक मार्केट्स में बॉन्ड्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बिल्कुल राइट कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, ठीक है। जहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है जो या तो फिर गवर्नमेंट से या फिर किसी कंपनी से एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी बोरो करता है, ठीक है, तो उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स? जब आपको बॉन्ड्स नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है एंड जनरली लो रिस्क पे होता है, इसमें चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा होता है आपके इनकम के लिए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है? जो कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है बिकॉज ऑफ कंपनी की जो भी पोजीशन है, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बेसिस पे, उसकी क्रेडिट वर्थनेस के बेसिस पे होता है, ठीक है। कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, कितने लॉस में जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ही वो उसका जो रिस्क है वो एनालिसिस किया जाता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वही होते हैं जो किसी स्टेट म्यूनिसिपल कमेटीज या कोई कंट्री या कोई भी फंड पब्लिक प्रोजेक्ट लाइक टैक्स एग्जेम्प्ट एंड कुछ ऐसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इशू किए जाते हैं। तो बेसिकली जॉन से भी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये कोल रेटेड ही होते हैं अपने इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। जब भी इसका रेट ऊपर जाता है, बॉन्ड्स का प्राइस जो है जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है बॉन्ड का प्राइस कम होने लग जाता है, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है बॉन्ड का प्राइस बढ़ने लग जाता है। तो बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी डेट भी होती है कि जब इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं ये। गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशन जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये कॉमनली मनी बोरो करते हैं। गवर्नमेंट किसके लिए करती है? रोड, स्कूल, डैम्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बनाने के लिए। तो कॉर्पोरेट क्यों करता है? कोऑपरेटिव सेक्टर करता है जस्ट टू ग्रो देयर बिजनेस, ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट ले ली, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टास्क करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर है जो वो बॉन्ड्स इशू करता है। इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होते हैं बॉन्ड ये इस इंस्ट्रूमेंट के कि इसमें फेस वैल्यू आपको क्लियर होती है, ठीक है, जो आपके बॉन्ड्स हैं
वो मैच्योर फेस वैल्यू पर ही होते हैं। अगर वो 1 लाख के हैं तो 1 लाख पे ही आपके मैच्योर होते हैं, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो वो फेस वैल्यू पर ही होता है। मेच्योरिटी डेट पहले से ही फिक्स्ड की जाती है। एंड इशू प्राइस जो होता है कि बॉन्ड को किस रेट पे इशू करना है, वो भी जो ओरिजिनल पर्सन है, जो इशूअर है ना, जो वो जिस पे सेल करता है बॉन्ड्स, उसका वही इशू प्राइस होता है एक्चुअल में, ठीक है। सम टाइम बॉन्ड्स जो होते हैं वो उसकी पार वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। शेयर्स भी ऐसे होते हैं, कई बार पार वैल्यू पे, कई बार प्रीमियम पे और कई बार डिस्काउंट पे, ठीक है। पार वैल्यू क्या होता है? पार वैल्यू मींस कि जब उस जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बॉन्ड की या शेयर की वैल्यू ₹10 ईच है, दैट मीन्स कि वो उसकी पार वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पार वैल्यू ₹10 है और हम उसको 12 पर इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 2 का प्रीमियम है जो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर उसको 8 पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बॉन्ड्स या शेयर हो गए, उसको मार्केट में इशू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अनदर इंस्ट्रूमेंट इज डेरिवेटिव। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। फ्यू ऑफ देम यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट इज ऑप्शन। नाउ व्हाट इज ऑप्शन या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसी ट्रेडिंग है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास राइट होता है बाय और सेल करने का, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को एज अ फिक्स्ड प्राइस पे, फिक्स्ड रेट पर बाय करने का, इन अ एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में वो उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को। दो ऑप्शंस यहाँ पे उनको दी जाती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मींस उनको राइट टू बाय, पुट ऑप्शन मींस राइट टू सेल, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कॉल ऑप्शन और बाय ऑप्शन क्यों यूज की जाती है। बेसिकली जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा कैसे गेन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई भी विदाउट पेइंग एनी प्राइस, एनी फुल प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर जितने का भी आप, एक फिक्स्ड रेट होता है ना वहां पे शेयर का, कि आप फिक्स्ड रेट पे शेयर को परचेज कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें तो इन्वेस्टर का बेनिफिट ही होगा ना। फिक्स्ड रेट में आप उसको परचेज करके तो बाद में आप उसके रेट को बढ़ाकर सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मिलेगा, परचेज करने टाइम फिक्स मिलेगा, लेकिन सेल करते टाइम आप उसको हाई रेट पे सेल कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो जो इशू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में शेयर्स अपने, उनको भी बेनिफिट होता है, ठीक है। वो भी फिक्स्ड प्राइस पर सेल करके, और जब वो बाय करते हैं तो वो अपने रेट को फ्लक्चुएट करके बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बेसिकली होता है कि वो एक शेयर होल्डर को राइट देती है, ठीक है, बाय करने का कोई भी एसेट, ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस पर, बिफोर डेट ऑफ एक्सपायरी, उसकी एक्सपायरी से पहले। एंड पुट ऑप्शन क्या होती है कि जो किसी भी शेयर होल्डर को ये राइट देती है कि वो सेल कर सकते हैं एसिड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। जब एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी है मीन मैच्योरिटी डेट, ठीक है, जब वो खत्म होने वाला है शेयर की वैल्यू। एंड अनदर पॉइंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम स्टॉक मार्केट में
कोस्ट एफिशिएंसी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। इसमें जो लिवरेज पावर है बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज एनी जब इसमें आपको राइट मिल जाता है सेल और बाय करने का, तो आप अपने शेयर को कभी भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो ये कॉस्ट को सेव करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स को रिस्क रिडक्शन के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग में मिल जाती हैं, ठीक है। हैजिंग हो गया वन ऑफ देम। तो उसकी वजह से लॉस कम होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को। हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स ज्यादा होती है जब आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, तो आपको रिटर्न्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएंगे। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप हायर परसेंटेज रिटर्न लेते हो, तो आपको बाकी सारी जो ट्रेडिंग फॉर्मेट प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्यों होता है प्रॉफिट? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को चूज करते हो, तो आपको दोनों में बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ देयर फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए दोनों साइड से बेनिफिट होता है। अपवर्ड प्राइस जाएंगे, डाउनवर्ड प्राइस जाएंगे, उनकी मूवमेंट होगी अंडरलाइन एसिड की, तो उसको बेनिफिट होगा। दैट्स व्हाई परसेंटेज ऑफ रिटर्न बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं किसी और ट्रेडिंग से ज्यादा। ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, ऑप्शन जो डेरिवेटिव है स्टॉक मार्केट का, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बिकॉज इसमें कस्टमर फ्लेक्सिबल क्यों होता है? बिकॉज इसमें कस्टमर अपनी नीड्स के बेसिस पर सारी चीजें कर सकता है, रिस्क को मैनेज कर सकता है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रेडिंग करके अपने शेयर्स सेल परचेज करके अपना प्रॉफिट अर्न कर लेता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अगर यू कैन नॉट से कि ये ज्यादा इसमें रिस्क के चांसेस होते हैं, बट अगर कोई भी आप ट्रेडिंग करो ना, रिस्क तो उसमें होगा ही होगा, लेकिन लेवल ऑफ चांसेस पे फर्क पड़ जाता है। डेरिवेटिव्स एंड सेकंड पॉइंट इज फ्यूचर। फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है? फ्यूचर एज क्लियर फ्रॉम द नेम, जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टी, उसमें ये ऑब्लिगेशन लगाई जाती है कि कोई भी पार्टी अपने में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, वो एसेट को प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस पर ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो बायर है, बायर है वो एसिड को बाय, पर्टिकुलर शेयर को बाय, सेलर है एक एसिड या शेयर सेल प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस पे कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस क्या है कि फ्यूचर में उन्होंने करना है, लेकिन वो पहले से ही कर सकते हो प्लान, ठीक है। फ्यूचर प्राइस के फॉर एग्जाम्पल कि अभी वो शेयर का प्राइस ₹50 है, ठीक है, तो उसका प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले वो हमने लगा लिया कि इसका प्री डिटरमाइंड फ्यूचर प्राइस होगा ₹60 ईच शेयर। तो उसी के ऊपर पहले से ही ट्रेडिंग हो जाती है कि भाई इस शेयर का प्राइस फ्यूचर में जाके बढ़ जाना है, ठीक है, फ्यूचर डेट में जाके बढ़ जाना है, तो उसको पहले से ही आप बाय और सेल कर देते हो। दैट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है,
लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसे होता है, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज स्वैप। स्वैप क्या होता है? अभी डेरिवेटिव। स्वैप एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसमें आप किसी भी एसेट को, दो पार्टीज किसी भी अपनी एसेट को कैश फ्लो के साथ एक्सचेंज कर सकती है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, करेंसी रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। करेंसी रिस्क कैसा होगा कि अगर किसी भी एसेट का प्राइस या किसी भी एसेट को आप एक मनी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, तो करेंसी रेट चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज स्वैप ट्रेडिंग और स्वैप डेरिवेटिव्स इन स्टॉक मार्केट। दो पार्टीज के बिटवीन ये होता है, ठीक है। एक गिवन पीरियड टाइम इसका डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं और कॉमोडिटी के प्राइस में भी आएंगे ऑटोमेटिकली। अगर कोई वो एसेट में, वो लॉन्ग टर्म एसेट है, ठीक है, रियल एस्टेट है, तो देन वो फ्यूचर में प्राइस उसका बढ़ जाएगा। करेंसी में चेंज नहीं है तो करेंसी में चेंज आके उसके प्राइस में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिफरेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। प्राइस डिफरेंस हो जाते हैं दोनों पीरियड की, तो वहां पे ये प्रॉब्लम, वहां पर ऐसा रिस्क हो सकता है स्वैप के स्वैप डेरिवेटिव में। एंड अनदर वन इज म्यूचुअल फंड। सबको पता होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है ना? तो कोई बता सकता है? मैम म्यूचुअल फंड्स वो कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्टर्स के जो रिसोर्सेज मतलब जो मनी लेती हैं और उनको मतलब पूल ऑफ रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करती है, जहाँ मतलब वो कंपनी एज अ ब्रोकर काम करती है जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे म्यूचुअल फंड ही रिस्क वगैरह बेयर करती है मोस्टली, मतलब वहाँ पे रिस्क कम होता है अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में। यस, वेरी राइट। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे आप थ्रू ब्रोकर इन्वेस्ट करते हो। आपको जस्ट सम परसेंटेज ऑफ जो कमीशन है फ्रॉम योर प्रॉफिट, वो आपको ब्रोकर को देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो ब्रोकर्स ही हैं, जो म्यूचुअल फंड टीम होती है, ठीक है, जो भी ब्रोकर होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, और वो अपने अकॉर्डिंग। यस भैया। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें डिटरमाइन करके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिस्क के चांसेस कम होते हैं बिकॉज जो ब्रोकर्स इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत कैलकुलेशन के बाद करते हैं। फॉर एग्जांपल वो नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव शॉर्ट टर्म पूल ऑफ मनी है, जो एक जो म्यूचुअल फंड की टीम सारे इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करती है। यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स भी होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड फंड्स कैन इशू और रिडीम शेयर एट एनी टाइम, आप कर सकते हो। क्लोज एंड में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके की यहाँ पे स्कीम होती है। यहाँ पे सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ। ईटीएफ अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है बेसिकली, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसी सिक्योरिटी है जो किसी भी शेयर के जो भी पोर्टफोलियोज हैं या इंडेक्स हैं, ठीक है, कॉमोडिटी है, कोई बॉन्ड है, जो भी एसिड है, जो भी आपने इन्वेस्ट की है उसको ट्रैक करती है, ठीक है। कोई भी इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी और कोई भी एसिड हो सकता है, ईटीएफ के थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। दैट इज वाई ये एक मेजर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट का। सिंपल टर्म में बताऊं कि पोर्टफोलियो को चेक करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कल टास्क दिया था कि आपने डेली बेसिस पे शेयर्स की प्राइस क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, आपने उसको नोट डाउन करना है एंड देन हम उसको कंपेयर करेंगे। हियर ईटीएफ का यही काम होता है, ठीक है। वो निफ्टी के या बीएससी के, ठीक है, उनके जो ट्रैकिंग करता रहता है, जो भी उनके इंडेक्स में चेंजेस आते रहते हैं डेली बेसिस पे। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या होती है, जौन सी कंपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स करवाती हैं, ऐसे ट्रस्ट बने होते हैं, ठीक है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आ जाता है। हेज फंड्स क्या होते हैं, जौन से फंड्स मैनेज किए जाते हैं। हेज फंड्स मींस कि जब आप रिस्क को रिड्यूस करते हो कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने करके। हेजिंग एक वर्ड जो रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हेज फंड्स क्या होते हैं कि आपको आपकी एक काइंड ऑफ फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रिस्क को रिड्यूस करते हैं और आपकी जो रिटर्न्स है उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। कैसे, आप अपने, फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवली कंपनी क्या कर रही है कि वो स्टॉक, अगर कोई इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर किसी स्टॉक पर 1 लाख का कॉन्टिन्यूसली पर मंथ के लिए वो अर्निंग कर रहा है। और हेज फंड्स ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पे आपको वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इन्वेस्टर को स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाती है जस्ट टू रिटेन देयर वैल्यू ऑफ फंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हेज फंड्स, जो हेजिंग, जिसका हेजिंग स्ट्रेटजी एक पार्ट भी है। बेसिकली जो हेड फंड्स में ना वो 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका ज्यादातर मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का ही होता है। अनदर इज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट अभी क्या है, किसी को पता है इसके बारे में? मैम एफडीज, एफडीआर टाइप्स, जो बैंक से हम एफडी वगैरह करवाते हैं, जो उसका रिसिप्ट मिलता है। यस। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, एक काइंड ऑफ सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें हमारे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो हम होल्ड करके रखते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे एफडी। बिल्कुल राइट बोला इन्होंने, ठीक है। वो जो हमारे उसके लिए पर्टिकुलर हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, दैट इज सर्टिफिकेट्स हरलीन ऑफ मैम, डिपॉजिट। हरलीन यस मैम सर। प्लीज 2 मिनट के लिए होल्ड। श्योर सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग ठीक हो? समझ आ रहा है? ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप लोगों को परसों तक के सारे वीडियोस के एक्सेस मिल चुके होंगे।
कल के जो वीडियोस हैं उसके एक्सेस और आज के जो वीडियोस होंगे इसकी एक्सेस कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीक 2 का जो टास्क है वो कल, और वीक 3 का जो टास्क है वो कल आप लोगों को अलॉट किया जाएगा। आप लोगों को वीक 1 के टास्क को सबमिट करने की डेडलाइन संडे की रात 10 बजे तक के लिए दी जाएगी। लिंक आप लोगों के ग्रुप में आएगी, आज मतलब रेडी होके रखी हुई है। आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल ग्रुप में शेयर करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा, वहां पर आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सभी को यही पॉइंट की दिक्कत थी। अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, प्लीज आप जाके जो आपके ग्रुप में रोज आता है मैसेज ना, उसका फर्स्ट लाइन जो होता है उसको कॉपी करके प्लीज सर्च करोगे, वो आपको दिख जाएगा। सारे वीडियोस आपके जीमेल के में दिए जा चुके हैं, जीमेल पर जा चुके हैं। आप गूगल ड्राइव पर जाइए, वहां पर शेयर्ड सेक्शन है, शेयर्ड सेक्शन में सारे वीडियोस दिख रहे होंगे, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोडेबल नहीं है बट आप उसको देख सकते हो प्रॉपरली, जिस भी तरीके से देखना चाहते हैं। कूल। और कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता दें। और कुछ बच्चे जैसे मेरे पास कंप्लेन करते हैं कि सर वीडियो मतलब मैम का ड्यूरिंग द सेशन आवाज नहीं आ रही है। मे बी हो सकता है मैम की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट मैंने सारे वीडियोस चेक किए हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखी है। आप अपने एंड का भी नेटवर्क चेक कर सकते हो। अगर बड़े तौर पे ये प्रॉब्लम आ रही तो फिर भी हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं, आप देख लिया करो। अगर ड्यूरिंग द सेशन आपको लग रहा है कि हमें आवाज नहीं आई है तो प्लीज उस ड्यूरिंग आप मैम को बोलो कि मैम इस पॉइंट पर आपकी आवाज चली गई थी, प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए, तो मैम रिपीट कर दिया करेंगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बच्चा पार्टी? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो किसी को भी। जो लोग नए लोग इधर ज्वाइन किए हैं हाल फिलहाल में, वो लोग सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख के सैटरडे तक, सैटरडे संडे तक अपने सारे वीडियोस कंप्लीट करके पेन पेपर पे सारे डाउट लिख के सेशन बाय सेशन के कंपनी के नंबर पे भेज दें। हरलीन मैम उन सारे डाउट को टेकअप करके क्लियर करवा देंगी। कूल, डन ना? सुमित, शालिनी, जो भी है बच्चे लेट वाले, साजिद हो गया, नमन है, जो लोग हैं जान रहे हो, अपना अपना नाम जान समझ लो, मुझे नाम इतना याद नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से देख लो। किसी को भी डाउट हो किसी भी सेशन में, वो पेपर पे नोट करो, कॉपी पे नोट करो, फोटो खींचो, कंपनी के नंबर पे भेजो कि हाँ ये डाउट है, बस उसका डाउट का सोल्यूशन आपको भेजा जाएगा। डन ना? कोई और प्रॉब्लम हो तो बोल दो, वरना फिर मैं हमको सेशन लेने के लिए कंटिन्यू किया जाए। नहीं है कंफर्म? ठीक, ओवर टू यू हरलीन मैम। सो प्रोसीड करते हैं हम। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात कर रहे थे हम। तो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एफडीज होती हैं, ठीक है, जो फिक्स पीरियड के लिए हम एक फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं इन बैंक। ठीक है, तो ये कुछ पीरियड, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है, फॉर 6 ईयर, फॉर 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर एंड मोर देन 5 ईयर की हो सकती है। ठीक है, बैंक इशू करती है, ठीक है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप अपने जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं इसके थ्रू आप कभी भी अपनी जो आपकी फिक्स्ड अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाई होती है उसको आप कभी भी रिडीम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली आप फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अनदर इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है वहां पर। तो दैट इज ऑल अबाउट द सीडीज।
And now what is commercial paper? कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स को क्यों स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव्स यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड किया गया है? एक कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट होते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ से इशू किए जाते हैं, कंपनीज इसको इशू करती है, ठीक है। जैसे प्रोमिसरी नोट हो गए, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जिसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी बायर ने कोई चीज परचेज कर ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टू पर्सन, ए और बी। ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। बायर बी पर्सन ने ए से कोई गुड्स परचेज कर ली है, लेकिन उसके बदले उन्होंने कोई भी उनको रिटर्न मनी नहीं की, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक प्रोमिसरी नोट बना देंगे जिसमें वो लिख देंगे उनके साइन वगैरह होंगे, स्टेप, और एक पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि आफ्टर 3 मंथ ये आप बिल की रिकवरी कर दोगे, पूरी अमाउंट पे कर दोगे, ठीक है। प्रोमिसरी नोट ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं बिकॉज अगर इसका रिटर्न नहीं आया वापस तो इसमें लॉस भी होता है। ये यूजली अप टू द पीरियड ऑफ 270 डेज के लिए होता है, ठीक है। 270 डेज इज नियर अबाउट द 10.5 मंथ, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में ये आप इशू कर सकते हो, ठीक है। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म डेट और अनसिक्योर्ड होता है। कंपनी क्यों करती है, लेकिन इसको इशूड क्यों करती है? अपने पेरोल्स, पेबल्स हो गए, ठीक है, उनके कोई इन्वेंट्रीज हो गई या अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी ये कमर्शियल पेपर इशू करती है। कमर्शियल पेपर आप डिस्काउंट पर भी मेच्योर कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर इशू भी डिस्काउंट पे कर सकते हैं और मेच्योर भी आप इशू डिस्काउंट, मेच्योर डिस्काउंट, या फिर आप डिस्काउंट पे नहीं करते, बेसिकली फेस वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन है तो आप उसको पहले फेस वैल्यू पर प्रोडक्ट को, गुड्स को सेल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट हैपन सुमित? आपका क्या इशू है सुमित? ओके, आपने हैंड रेस किया इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी एकदम से सो कमर्शियल पेपर जैसे प्रोमिसरी नोट हो गया, और अनदर एग्जांपल अगर इसमें ले तो ड्राफ्ट्स हो गए, ठीक है। जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो वन पार्टी टू अनदर पार्टी दिए जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जिसमें पेयर पेई होता है, ठीक है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस लेटर हो गए, ठीक है। ये सारी क्या हो गए, कमर्शियल पेपर्स के टाइप हो गए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल, रीपर्चेज एग्रीमेंट और बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जिसको हम फ्यू डेज में मैच्योर कर सकते हैं। या तो ईयर का टाइम होता है या फिर कुछ डेज का टाइम होता है, मंथ का टाइम कह लो, ठीक है।
1 साल के बीच बीच में हम ट्रेजरी बिल जो होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आप गवर्नमेंट की स्मॉल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। रीपरचेज एग्रीमेंट भी वही होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं डीलर्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ठीक है। बैंकर एक्सेप्टेंस, बैंकर एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जिसमें एक टाइम, एक ये ड्राफ्ट की तरह होते हैं, एक टाइम लिमिट डिफाइन की जाती है, ठीक है। ड्राफ्ट कब एक्सेप्ट होगा, कब बैंक उसको गारंटेड कर देती है, ठीक है। बेसिकली जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस होती है, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज की जाती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब हमने एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट करनी होती है तब बैंकर्स एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी की भी, और उस पर्टिकुलर जो भी जहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी, और यहाँ पर भी दोनों लोकेशन की, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डील कर रहे हैं कि वो अगर कनाडा में है और हम इंडिया में है, देन बट बैंकर एक्सेप्टेंस चाहिए उसमें, इसका अलग डॉक्यूमेंट होता है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, स्टॉक मार्केट के भी अलग अलग रेगुलेटरीज बनी हुई होती हैं जिनकी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप ये चीजें कर रहे हो। And the next point is convertible securities. Convertible security that is easily convert जो स्टॉक जो कोई भी प्रेफरेंस शेयर या बॉन्ड्स को हम कॉमन स्टॉक्स में इजिली कन्वर्ट कर सकते, दैट इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, ठीक है। उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वारंट्स क्या होते हैं, एक ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट होता है वारंट्स, हमने ऑप्शंस के बारे में पढ़ा अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कंपनी को इशू करती है, ठीक है, किसी भी शेयर होल्डर को होल्ड करने के लिए, उसके या फिर कोई एक शेयर्स को होल्ड करने के लिए स्पेसिफिक पीरियड पर, स्पेसिफिक प्राइस पर। तो वारंट्स लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट? डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं? डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या काइंड ऑफ, जो हम फॉरेन कंपनी में अगर हम ट्रेड कर, यस रणवीर। Ma'am, depository receipts are negotiable financial instruments that allow investors to invest in foreign companies. यस, वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जब भी आप अपना माइक ओपन करते हो ना, देन आप एक बार अपनी जो बैकग्राउंड नॉइस है उसे चेक कर लिया करो। बहुत रेयर चांसेस में वैसे इशू आते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन चेक किया करो, बिकॉज यहाँ पे वो चीज सही नहीं लगती। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका भी प्रॉपर वॉइस नहीं, हमें क्लियरली नहीं आ पाता। नाउ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं? एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं उन शेयर्स को जो हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के साथ। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या जो हमें डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलता है उससे क्या बेनिफिट होता है? इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं फॉरेन कंपनीज के बिना किसी की इंटरफेरेंस से, ठीक है। वो डायरेक्टली ट्रेड नहीं, उनको डायरेक्टली ट्रेड करने की नीड नहीं होती वहां पे, वो अपने शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं और उनका जो भी पोर्टफोलियो वो चेक कर सकते हैं। उनको डिपॉजिटरी रिसीट एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ये स्टॉक डायरेक्टली परचेज करने के लिए होता है फॉरेन मार्केट से। फॉर एग्जांपल अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ठीक है, एडीआर हो गया। जैसे आईसी फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो लिस्टेड है, ठीक है, इंडिया में स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो वो टिपिकली वो अनअवेलेबल रहती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उनमें कम होती है, ठीक है। बट आईसीआईसी बैंक ने क्या किया हुआ है कि एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है जो, उनसे कुछ शेयर इशू किए हुए हैं, ठीक है, जो उनके
निफ्टी पर लिस्टेड हो गए हैं, तो वो उनसे वो असेस कर रहे हैं। डेट मीन्स कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के थ्रू, एडीआर के थ्रू अपने शेयर्स को फॉरेन में इशू करना। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी इसी की टाइप ही होती है। ठीक है, जब हम ग्लोबली शेयर को इशू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बेसिकली पॉइंट पता क्यों होते हैं, जब आप ये चीजें प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, rather देन कि मैं यहाँ पे आपको चीजें सिर्फ समझा सकती हूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको बाय एक्सपीरियंस ही आएगा। एक बार आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क भी करवा देंगे एंड ऑफ द वीक में, लेकिन उसके बाद भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अगर आप एक बार हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, उसके बाद ये चीजें नहीं हो रही, तो वन बाय वन वो चीजें स्किप हो जाएंगी माइंड से। अनदर पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। सॉरी, गलती से यहाँ पे फर्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें शेयर होल्डर अपनी पोजीशन, शेयर की पोजीशन कुछ डेज और वीक के लिए ही रिटेन कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर का प्राइस ₹10 to ₹15 चला गया, डेट मीन्स वो वीक के लिए या फिर 4-5 कर पाता है। उसके बाद या तो फिर ज्यादा डाउन चला जाता है या फिर हाई चला जाता है। ठीक है, जो उसका रिटेनमेंट जो पोजीशन होती है होल्ड करने की, वो फ्यू पीरियड के लिए ही होती है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड को फोकस करते रहो, जैसे आप अभी देख रहे हो। ठीक है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते रहो। कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो, डेली एंड वीकली चार्ट स्टडी करते रहो, मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते रहो। मूविंग एवरेज मींस कितना मूव हो रहा है प्राइस में, एंड बहुत सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको उस पर्टिकुलर शेयर का जो है, अगर वो स्विंग ट्रेडिंग है तो वहां पे आपको उसका एनालिसिस आप कर पाओगे कि कितनी मूवमेंट हो रही है उसमें। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है कि जो शेयर्स वीक, मंथ और इवन अ ईयर तक अपनी पोजीशन सेम प्राइस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म शेयर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए होते हैं बेसिकली। ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं आती। कुछ ऐसा मार्केट में अगर ह्यूज चेंज आता है तो ही इन शेयर पे फर्क पड़ता है, थोड़े अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो ये शेयर का प्राइस अप डाउन नहीं होता। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे इनको चेक करने की नीड भी नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं ऐसे पोजीशन ट्रेडिंग वाले जो पोजीशन क्रिएट करके रखते हैं मार्केट में। इकोनॉमी इंडिकेटर्स चेक करते रहो, लॉन्ग टर्म चार्ट्स, ठीक है, ऑन अ वीकली मंथली बेसिस, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन चल रही है। अनदर इज योर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है कि जहाँ पे डजन और हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडर इन अ सिंगल डे स्कैल्प करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं एक दूसरे से। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अगर 0.5 प्राइस बढ़ गया शेयर का, किसी को 2,000 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, किसी का इतना ही लॉस जा रहा है, तो फटाफट वहां पे वो बाय सेल करके अपना स्मॉल प्रॉफिट जो जनरेट कर देते हैं स्कैल्पिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग में। वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जस्ट फॉर सेकेंड्स और मिनट्स में ही चीजें हो जाती हैं, इसका सिर्फ इतना ही ड्यूरेशन होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको हाई रखनी पड़ेगी इस टाइप के शेयर में। अगर आप जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं ना फॉर एग्जांपल, वो उसमें ऐसी चीजें होती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, एडवांस एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और रियल टाइम डेटा आपको चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है, जो अभी चल रहा है, जो पहले चल रहा था, टाइम टू टाइम चाहिए। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है, जो हम किसी कंप्यूटर या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जब ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है,
किसी भी टाइम पीरियड पे एनी टाइम 247 हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी ना मैनिपुलेशन नहीं होती, ठीक है। वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सॉफ्टवेयर में सिस्टम लगे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें किसी कंपनी का डेटा डालते हैं, अगर हम किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके शेयर में, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर दिखा देगा इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी है, इसका रेट ऑफ रिटर्न इतना चल रहा है, कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस इतनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर फंडामेंटल एनालिसिस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है एंड देन वो आप फिर इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम यूज टूल है इसके, मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड बिग डेटा एनालिसिस। थोड़े ये एक्सपेंसिव होती है दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है, इसमें ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है कि स्मॉल ट्रेडर्स बढ़ते रहते हैं, दैट मीन्स कि ज्यादा टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन वो बेचते नहीं है, जस्ट टू वेट कि जब उसका प्राइस बढ़ता है हम तब बेचेंगे। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को, इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग करने के लिए। अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क करके फॉर एग्जांपल टूल एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स है जिनको आप यूज करके हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग क्या होती है, जिस ट्रेडिंग की प्राइस फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन द रीसेंट प्राइस के होती है, ठीक है। मोमेंटम में आ जाता है कि रिसेंट में क्या प्राइस चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑटोमेटेड सेक्टर है, ठीक है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो मार्केट में ना एक चेंज आया है कि मार्केट में पेट्रोल के जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं। दैट मींस पेट्रोल के रेट्स बढ़ने से कार की जो प्राइसिंग है या कार की जो डिमांड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ज्यादा पेट्रोल के रेट बढ़ते जाए तो क्या होता है, लोग पर्टिकुलर व्हीकल का जो डिमांड है वो कम कर देते हैं क्योंकि उनको हाई पे करना पड़ रहा है। उसको रिटेन करने के लिए उसकी जो वियर एंड टियर कॉस्ट है वो ज्यादा आती है आपको, तो इसी चीज के लिए वो उसको कम उसको डिमांड कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका एक कंपनी के जो भी है मार्केट में एक पर्टिकुलर चेंज आने पर किसी भी कंपनी के शेयर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उनकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उनका शेयर डाउन जाएगा, रीसेंट ट्रेंड्स उनके डाउन चले जाएंगे। तो एक मोमेंटम के बेसिस पे, रीसेंट प्राइस ट्रेंड के बेसिस पे वो डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। अपवर्ड भी जा सकते हैं और डाउनवर्ड, और अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक नेगेटिव एग्जांपल बताई, पॉजिटिव भी जा सकता है, ठीक है, अगर कम हो गए तो। कुछ ऐसे और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जनरल एग्जांपल्स, जैसे ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक है, गोल्ड का प्राइस अगर कम हो गया, ठीक है, और तो जो गोल्ड इन्वेस्ट करती है ऐसी कोई कंपनीज है, ठीक है, तो उसकी जो पूरी मार्केटिंग या ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जेंस। टूल्स, ट्रेंड एनालिसिस, वॉल्यूम इंडिकेटर्स एंड मोमेंटम ऑस्किलेटर्स करके बहुत सारे टूल्स हैं इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को लर्न करने के लिए। ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला मार्केट में बबल्स के रेट होते हैं, कोई पर्सन अगर कोई एक शेयर है ना ज्यादा पर्सन खरीदे जा रहे हैं, तो
कोई भी पर्सन, दूसरा पर्सन आके सोचेगा यार 5 बंदे हो गए, 6 बंदे हो गए, इन्होंने सेम शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, हम भी इन्वेस्ट करके देख लेते हैं, क्या पता है ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बड़ा इसमें प्रॉफिट ही होगा आगे जाके। ठीक है, तो उसमें वो एकदम से शेयर अपवर्ड चला जाता है, ऐसे नेगेटिव की वो सब सेल कर रहे हैं, शायद लॉस होगा, कंपनी नहीं सही चल रही, तो डाउनवर्ड भी चला जाता है। ये पोजीशन अपनी ट्रेंड जो चल रहा है रीसेंट मार्केट में, उसके बेसिस पे ये ट्रेडिंग जो चेंज होती रहती है, एक पोजीशन नहीं वो रिटेन कर पाते। मूविंग एवरेज एंड ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट्स को यूज करके हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इस टाइप की ट्रेडिंग को कैसे करना है। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग क्या होता है? कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग मींस कि जो मार्केट में आपको प्राइस अभी अवेलेबल है, आपने उसके ऑपोजिट इन्वेस्ट करना है, मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे लास्ट वन जो हमने ट्रेडिंग की थी ट्रेंड एनालिसिस, उसमें क्या था, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रेरियन में क्या होता है कि जो मार्केट में सब परचेस कर रहे हैं, हमने नहीं वो परचेस करना, जो सब सेल कर रहे हैं हमने नहीं सेल करना, हम उसके ऑपोजिट करते हैं। व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग, जब सारे बेच रहे हो बाय तब करो जब सारे बेच रहे हो, और सेल तब करो जब सारे बाय कर रहे हो। दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये बेसिकली जो मार्केट में न्यूज आती हैं, ओवर एक्ट न्यूज या फिर बबल्स की वजह से होता है, मार्केट सेंटिमेंट को एनालिसिस करके, मैट्रिक्स वैल्यूएशन मैट्रिक्स बना के, हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न उस पर्टिकुलर शेयर के कंपनी में इन अ फ्यू पास्ट ईयर कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, चेंजेस कैस कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर में मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा नहीं रही, बहुत रिटेन रहा है वो शेयर। ठीक है, कुछ की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है, इन अ डेज या इन अ मंथ इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो उसको हम देख के वो हिस्टोरिकल जो प्राइस पैटर्न को स्टडी करके ही हम इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को कर सकते हैं। पेयर्स ट्रेडिंग क्या होता है? जिसमें आप एक ही टाइम पर बाय भी करते हो और सेल भी करते हो। ठीक है, सेम बाय और सेल में क्या होता है, आप जस्ट एक चीज को बैलेंस करने के लिए करते हो। ठीक है, मार्केट में लॉन्ग टर्म और आप उस चीज को बोल सकते हो कि एक पोजीशन क्रिएट करने के लिए। इसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल जैसे कोलरेशन और आर्बिट्रेज मॉडल्स, ऐसे टेक्निकल टूल्स यूज करने पड़ेंगे जस्ट टू एनालिसिस द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक जिसके लिए हम पेयर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। दो शेयर्स को एट अ टाइम हम बाय और सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो डिफरेंशिएट है एक दूसरे से। इवेंट ड्राइवन ट्रेडिंग जो कुछ पर्टिकुलर इवेंट के बेस पे होती है। ठीक है, जैसे कोई अर्निंग रिपोर्ट्स आई, मर्जर, कंपनी में मर्ज हो गया, एक्विजिशन हो गई, उसकी रेगुलेटरी चेंज हो गई, तो ये कुछ इवेंट होते हैं पर्टिकुलर उस टाइम पे जब हम उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं कि ये कंपनी अब मर्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, हमें लग रहा है कि अभी ये कंपनी मर्ज हो जाएगी तो बहुत बेनिफिट होगा इनका, तो हम इन्वेस्ट कर देते, उस इवेंट को देखते, एक्वायर कर रही है किसी भी कंपनी को, दैट मीन्स अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, सिंपली मतलब कि वो कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो एक्वायर कर रही है एंड वो अच्छी ग्रोथ करेगी। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करनी, अप टू डेट विद द न्यूज, कंपनी अनाउंसमेंट्स, ध्यान रखना कि मर्ज कब हो रही है, एक्वायर कब कर रहे हैं, तो दीज ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन majorly utilized in the event driven trading. Tools, news feeds, earning calendars and even event study, कब कब कौन सा इवेंट होने वाला है उसकी प्रॉपरली स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। कंपनी जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जस्ट टू ग्रोथ के पर्पस के लिए, कंपनी को ज्यादा फंड सप्लाई करने के लिए अबव एवरेज रेट कंपेयर टू अदर कंपनीज, उसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। आप जस्ट चाहते हो कि जब आप हाई इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा।
रेवेन्यू ग्रोथ चाहते हो, डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट चाहते हो, आप उसमें मार्केट में पोजीशन क्रिएट करने के लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस, ग्रोथ प्रोजेक्शन एंड इंडस्ट्री का प्रॉपर एनालिसिस करके ही हम इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग याद है हमने लास्ट सेशन में किया था। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इन्वेस्टिंग? मैम जब किसी कंपनी जब किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसकी अंडर वैल्यूड पे है। राइट। तो फोकस क्या करते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ, क्या स्टेबिलिटी है। अंडरलाइंग एसेट पे तभी करेंगे जब हमारे पास कंपनी का प्रॉपर डेटा होगा, ठीक है। अर्निंग स्टेबिलिटी पता होगी, डिविडेंड कितना दे रहे हैं, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। टिपिकली इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंडरलाइंग एसेट्स को कोई इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर देता है, अंडरलाइंग शेयर्स ले लेता है। टूल्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करके, प्राइस टू बुक रेशियो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेशियोज, जो हमारे टोटली उस पर्टिकुलर कंपनी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज और बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ऐसी कोई ट्रेडिंग करनी जिसमें हमें डेली बेसिस पर रेगुलर डिविडेंड्स मिलते रहें। एक रेगुलर और कॉन्टिन्यूअल इनकम जनरेट करने के लिए इस टाइप ऑफ ट्रेडिंग को अडॉप्ट करते हैं। और रेगुलर बेसिस पे अगर आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, दैट मीन्स कि वो आप स्टेबल रखते हो अपनी इनकम को स्टेबल रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ₹50-50 बहुत कम हो, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट हो रही है, देन आप उसको कंटिन्यू करते हो। डिविडेंड यील्ड, पे आउट रेशो और डिविडेंड हिस्ट्री सारी चीजें कैलकुलेट करके आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो नाउ that's it from my side and this is a activity time। इससे पहले अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हो इन एनी पॉइंट। ETF, यस, ETF रिलेट कर सकते हो, काइंड ऑफ सब पार्ट ऑफ बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग में यही होता है कि जब आप ह्यूज नंबर ऑफ शेयर, वॉल्यूम ऑफ शेयर्स को एट अ टाइम आप जिसमें इन्वेस्ट करते हो, हाई लिक्विडिटी होती है, वो हाई वॉल्यूम मींस कि एक टाइम पे आप ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। बास्केट ट्रेडिंग में, ETF में भी यही होता है, हाई वॉल्यूम हाई लिक्विडिटी होती है एंड ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट करते हो, just to hold your position and to minimize the risk. Any doubt?
So there is one activity. जैसे मैंने आपको कंपनीज दी थी, ठीक है, जिस जौन सी कंपनी का आप जो डेली बेसिस पे शेयर प्राइस को चेक कर रहे हो, क्या उसका अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, क्या डाउनवर्ड, और क्या उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है। सेम आपने वही कंपनी पर ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। जौन सा भी आपने डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है, विद इन अ 5 डेज, 5 डे के पीरियड में आपने उससे एक ट्रेंड बनाना है जो उस डेटा को प्रेजेंट करे। आफ्टर 5 डेज उस पे आपने एक ट्रेंड बनाना है उसका प्रॉपर डेटा का, कि डे बाय डे प्राइस फ्लक्चुएशन को मेंशन करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम उसका डे टू ईयर भी हो सकता है किसी भी ट्रेंड एनालिसिस का। तो आप क्या कर सकते हो, डे आपने 16 ऑनवर्ड स्टार्ट किया, 16, 17, 18, 19 और 20 का प्रॉपरली मेंशन करना है। जो आपके प्राइस हाई जा रहे हैं रेड और ग्रीन में, विद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आप क्या लिख सकते हो कि क्या उसका लेवल क्या है, ठीक है। शेयर्स होंगे जिसका रेजिस्टेंस लेवल होगा वो एक चेंज हो रही है, प्राइस कम हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड बना दोगे। आपने प्रॉपर ट्रेंडिंग लाइंस क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन करोगे, आप 2 ट्रेंडिंग लाइन शो करोगे, ठीक है, जिसमें आपको एक रेड और एक ग्रीन वाली शो करनी पड़ेगी। आपको सिंपल बात बताऊं, आपको मैंने बोला था 2 या 3 कंपनीज आपने चूज करके उसके शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन को जो भी है आपने स्टडी करना है, डेली बेसिस पे एनालिसिस करना है उसका। अगर आपने 2 कंपनीज का कर लिया, दैट मीन्स कि आप एक चार्ट में 2 कंपनीज को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ट्रेंड बनाओगे, तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपने ब्लैक वाली लाइन डाली हुई है वो कंपनी ए के लिए है, ब्लू वाली कंपनी बी के लिए। ए और कंपनी बी के जो ट्रेंड्स हैं वो कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं और उनमें क्या उसका मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ इजिली। समझ रहे हो उसकी प्राइसिंग को कैसे अपने एनालिसिस करना और ट्रेंड्स बनाने हैं, ठीक है। उसकी वॉल्यूम क्या आ रही है, मतलब कितना उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्राइस मूवमेंट उसकी हो रही है, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। जो आपकी एक्टिविटी कल है उसी के बेसिस पे यही एक्टिविटी है। सिंपल मूविंग एवरेज है उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसमें ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सिंपल में बहुत कम चेंजेस आते हैं, ठीक है। एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या मूविंग एवरेज कवरेज, ऐसे कोई है जो आप तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ये नॉलेज हो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू कैसे आप उस ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं यूज करने, आपने अपनी जो स्टडी की हुई है, जो उसके जो आपने 5 डेज में डेटा कलेक्ट किया उसी के बेसिस पे ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद होगी ये एक्टिविटी। आफ्टर 5 डेज अगर आपको फिर भी कोई ट्रेंड बनाने में डाउट आता है, ठीक है, तो तब भी आप क्लियर कर सकते हो कि ये कैसे करना है। ट्रेंड बनाओगे अगर पूरा प्रॉपर डेटा इकट्ठा करके, देन आपको पहली बात तो समझ में भी आएंगी सारी चीजें, ठीक है। और फिर आपको बनाना आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, तो आप कौन सा भी अगर देखोगे कहीं पर किसी शेयर प्राइस का ट्रेंड, तो आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हो कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, समझना इजी हो जाएगा। जस्ट अ वन डायग्राम विद इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहते हो, बट नॉट मोर देन 1 पेज इंटरप्रिटेशन, नॉट मोर देन 1 पेज और नॉट लेस देन 7 to 8 लाइन्स। सबको टास्क क्लियर है? अगर फिर भी डाउट आता है, क्योंकि ये आफ्टर 5 डेज वाली एक्टिविटी है, जब पहली कंप्लीट करोगे फिर कर सकते हो,
सबमिशन का टाइम आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पहले आप 5 दिन तक पहली एक्टिविटी करो, उसके बाद ये करनी है, तो कोई इशू नहीं है सबमिशन डेट का, वो आपको बता दिया जाएगा। तो लेकिन आपने ये करते रहना है अपने बेस पे, आप इस पे काम करते रहोगे साइड बाय साइड। एनी डाउट सेशन में टॉपिक ना समझ में आए और कोई चीज रिलेटेड? भी को पूछते हैं कि आपकी एक्टिविटी कितने सबमिट हो, सो बी प्रिपेयर्ड। जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी समझ सकते हो, ठीक है। और जो पहले स्टूडेंट है उनसे पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, नहीं तो मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है।